Hello everyone, welcome to Vidyapath Education. This is Krishna and today's lecture is related to macroeconomics जिसमें हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। कॉलेज में कई बार ये टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाया जाता है और समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें इस टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा। मैं हूँ और कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को ईजी लैंग्वेज में तुम लोगों को डिलीवर करूँ, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो और साथ ही साथ इसके फ्री नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और एक्सपेंडिचर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है। सो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की मीनिंग। अगर हमें उसके बारे में कुछ पता चल जाए, हमें कुछ बता दिया जाए तो ईजी हो जाता है उस टॉपिक को समझना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वाई वी नीड दिस, हमें ज़रूरत ही क्यों है इसकी, हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्यों पढ़ें। मैंने हमेशा तुम लोगों से कहा है कि जब भी तुम किसी चीज़ के बारे में सीखते हो, जब भी किसी चीज़ के बारे में तुम पहली बार जानना चाहते हो या जानते हो, हमेशा एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रखो, वाई, ऐसा क्यों है। उसके पीछे हमेशा एक क्वेश्चन बना के रखो कि वाई, मैं इसे पढ़ूँ तो क्यों पढ़ूँ, ठीक है। तो जब तुम वाई करोगे ना तो तुम्हें उसका रीज़न पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है क्यों, और जब वो इंपॉर्टेंट क्यों है ये पता चल जाता है तो तुम चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। सो तुम्हारी ईजीनेस के लिए बाइलिंगुअल पीपीटी हैज़ ऑलवेज, ऐसे कि मेरी पीपीटी हमेशा बाइलिंगुअल होती है, नोट्स भी बाइलिंगुअल होते हैं, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। सबसे पहले आप देखो, अ मॉडल टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल। सिंपल सी बात है, जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, जिस पे तुम्हें ध्यान देना है। देखो, फंक्शनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम, अगर मैक्रो इकोनॉमिक के सिस्टम को समझना है तुम्हें ना, अगर तुम्हें ये समझना है कि ये फंक्शन कैसे करता है, तो सिंपल सी बात है भाई, तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मॉडल समझ लो। दिस मॉडल एक्सप्लेन द वर्किंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इन सिंपल वे। ये जो मॉडल होता है ये किसी भी इकोनॉमी में या कोई भी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है, कैसे रन करती है, यानी कि उसमें जो इनकम होती है वो कैसे है, एक्सपेंडिचर कैसे है, जितने भी उसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इजी लैंग्वेज में तुमको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा देता है। जैसा कि इसके नाम से तुम्हें दिखने में लग रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सर्कुलर फ्लो, ठीक, ऐसे होगा। आगे बढ़े तो अब तुम्हें जानना है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स, जो सर अब बार बार बोल रहे हैं कि वेरिएबल्स वेरिएबल्स, ये एक्चुअली में वेरिएबल्स हैं क्या। तो जब तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ते हो ना, तो उसमें तुमने इनकम के बारे में पढ़ा है, जो कि नेशनल इनकम होती है, ग्रोथ के बारे में पढ़ते हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हो, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो। मैक्रो टॉपिक्स होते हैं एक तरह से। कौन से टॉपिक्स होते हैं? मैक्रो टॉपिक्स होते हैं इसमें। अब ये मैक्रो टॉपिक्स जो होते हैं ना, इनके बारे में जब तुम पढ़ रहे होते हो तो एक चीज़ तुम्हें फील होती है या तुम जानने को पाते हो कि एक्चुअल में सर जब मैंने इन सारे टॉपिक्स की स्टडी की तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि ये टॉपिक एक दूसरे से प्रॉपर डिफर तो हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि जहाँ पर ये टॉपिक्स एक दूसरे से इंटर रिलेट भी होते हैं, ठीक है, इंटर रिलेट भी होते हैं। अब इंटर रिलेट कैसे होते हैं? देखो मैंने, भाई जाहिर सी बात है भाई, इनकम का रिलेशन ग्रोथ से होता है कि नहीं होता है। इनकम करोगे तुम, ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपेंस कर पाओगे, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होगा तुम्हारा, तुम्हारी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड होता है ग्रोथ से, जब इन्वेस्टमेंट होता है तो ग्रोथ का एक साइन माना जाता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो हम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन है, अब पॉपुलेशन जो है इन्वेस्टमेंट का भी रिलेशन है। अगर पॉपुलेशन, एक सिंपल रिलेशन देखें अगर, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर है इसका मतलब ज़्यादा डिमांड हो रही है, ज़्यादा डिमांड हो रही है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ऐसे रिलेट करो ना, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग है। अगर देखें तो प्रॉपरली वे में समझने की कोशिश करें तो हाँ, इनकम, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, पॉपुलेशन, ये सारे टॉपिक जितने भी तुम्हारे यहाँ दे रखे हैं ना, ये एक दूसरे से डिफर है। दोनों, हर टॉपिक अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेट भी हैं, ठीक है। और कई कई बार इनमें हम देखने को पाते हैं कि हमारा कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। कई कई बार हम इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को पाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, जिनको आप अक्सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पैराडॉक्स के नाम से जानते हो। पैराडॉक्स, ठीक है, जैसे पैराडॉक्स ऑफ थेफ्ट, पैराडॉक्स ऑफ वेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट।
अगर तुमने इसके बारे में नहीं देखा है, अगर तुम पैराडॉक्स के बारे में नहीं जानते हो, तो 2 पैराडॉक्स मैंने इस पे वीडियोस बना रखी हैं। इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में ऊपर 3 डॉट जो बटन है ना, उनको क्लिक करो। 3 डॉट्स पे क्लिक करके वो वीडियोस देखो जा करके। नॉर्मली पैराडॉक्स ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन जनरल जो रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है किसी 2 वेरिएबल्स के बीच में, कई बार ऐसा होता है कि उनमें ये अपवाद भी होता है, कई बार वो रिलेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन जो है वो इन्वर्स होता है। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटती है, लेकिन कहीं अगर आप ऐसा देखने को पाओ कि किसी चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पैराडॉक्स है। अब ये पैराडॉक्स का मतलब क्या है? पैराडॉक्स का मतलब बेसिकली एक्सेप्शंस होता है। अब आप पूछोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक चीज़ याद रखो, डायमंड याद है? डायमंड जो होता है ना, इसमें क्या होता है? पैराडॉक्स ही तो काम करता है। डायमंड के प्राइस जितने हाई होते हैं उतनी ही उसकी डिमांड हाई होती है। तो ये एग्जांपल लेकर के मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। सो इतने सारे वेरिएबल्स जो हमने पढ़े हैं सर, तो इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं एक दूसरे से, और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कई बार इनका। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तुम्हारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तुम्हें अच्छी तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब वो जब तुम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें कुछ वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। अब ये जो वर्ड हैं ये तुम्हें समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुम इनके वर्ड के बारे में पहले से जान लोगे तो जब तुम उस थ्योरी को पढ़ रहे होगे तो तुम्हारे दिमाग में वो सारी चीज़ें रहेंगी। पहला वर्ड जो है वो हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड को हिंदी में कहते हैं घरेलू क्षेत्र, इन्हें हिंदी में कहते हैं घरेलू क्षेत्र, ठीक है। घरेलू क्षेत्र का क्या मतलब है सर? देखो, घरेलू क्षेत्र हाउस होल्ड का मतलब होता है, हाउस होल्ड बेसिकली उसको कहा जाता है जो कंजम्पशन करता है, ठीक है। जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करते हैं उन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। उस शॉप पे जा करके आपने मैगी परचेज़ की, तो मैगी परचेज़ करते समय अब परचेज़ का पर्पस क्या है? आपसे पूछा मैंने क्यों परचेज़ करो? आपने कहा यार भूख लगी है, खाना खाएंगे जा करके बना के। तो मैंने कहा अच्छा इसको बना के खाओगे, तो यहाँ पर आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो ना, तुम उसके कंज्यूम कर रहे हो, तुम हाउस होल्ड माने जाओगे। हाउस होल्ड का मतलब बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करता है इकोनॉमी में, उसे हाउस होल्ड सेक्टर कहा जाता है, ठीक है। इनमें सारे के सारे कंज्यूमर्स आते हैं, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया। फर्म सेक्टर या इसको कई बार प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सेक्टर भी होता है, ये फर्म सेक्टर होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तुम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो तो कोई ना कोई तो उसको बना रहा होगा ना, तो वो बनाने वाले लोग जो प्रोड्यूसर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं, वो होती हैं फर्म। तो 2 ये पार्टीज़ होती हैं किसी भी इकोनॉमी में, ये 2 पार्टीज़ होती हैं। एक तरफ होता है हाउस होल्ड और दूसरी तरफ होता है फर्म। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, हाउस होल्ड उसी का कंजम्पशन करता है, ठीक है। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, इकोनॉमिक्स में कोई गवर्नमेंट का मतलब अलग नहीं हो जाता। गवर्नमेंट वही होती है जो आप अपनी ज़िंदगी में देखते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, पब्लिक इंटरेस्ट बनाए रखना और उसका वेलफेयर करना, ठीक है। सोसाइटी में इम्बैलेंस को ख़त्म करना, बैलेंस लेके आना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का काम होता है। फिर आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी सोसाइटी में, एक इकोनॉमी में इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस से रिलेटेड हैं, जो उन्हें हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझ में आ गया। जैसे बैंक हो गया, और तुमने सुना होगा मुथूट फाइनेंस और मणप्पुरम गोल्ड लोन, ये सब फाइनेंशियल यूनिट्स हैं, ठीक है। अब इनमें भी बहुत सारे अंतर होते हैं, वो हम डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक है नहीं। फिर आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या मतलब है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मतलब है कि तुम्हारी जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडिया को छोड़ करके जो बाहर के लोग हैं, यानी कि अलग कंट्री के लोग, उन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तुम जहाँ रह रहे हो उसको छोड़ करके जो भी पार्टीज अलग की हैं उन्हें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। जैसे अमेरिका हो गया, यूके हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो ये सब तुम्हारे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं तुम्हारे लिए। ये 5 वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं तुम लोगों को जवाब दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल पढ़ रहे होते हैं सर, तो उसमें कोई टाइप होता है क्या कोई वेरिएंट्स होते हैं, कई तरह के होते हैं? तो हाँ भाई, बिल्कुल होते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि इसमें
तीन तरह के मॉडल होते हैं, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। अब इसकी थोड़ी स्टोरी समझ लो। स्टोरी ऐसे समझो इसकी कि 2 सेक्टर मॉडल क्या होता है, 3 सेक्टर मॉडल क्या होता है, 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है। ऐसे समझो कि अगर तुम अर्ली टाइम पीरियड की बात करो, अब बहुत ज़्यादा अर्ली टाइम पीरियड में नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है, अर्ली टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, बस इतना समझो कि जब सोसाइटी बनने लगी, लोग आपस में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों ने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, उसी को उसी गांव में, उसी सोसाइटी में कुछ लोगों ने उसे परचेज कर लिया, ऐसे करके। तो वहाँ पर बेसिकली, या बार्टर सिस्टम याद है, अगर तुम्हें बार्टर सिस्टम याद है तो तुम इसे अच्छे से समझ पाओगे। बार्टर सिस्टम बेसिकली क्या होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। सो 2 सेक्टर मॉडल में बेसिकली क्या है, 3 सेक्टर मॉडल में क्या है, 4 सेक्टर मॉडल में क्या है, एक एक करके तुमको सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो अर्ली टाइम पीरियड में जब तुम देखोगे तो वहाँ 2 सेक्टर मॉडल तुम्हें देखने को मिलता है। कौन सा मॉडल देखने को मिलता है, 2 सेक्टर मॉडल। अब ये 2 सेक्टर मॉडल एक्चुअल में है क्या सर, और 2 सेक्टर इसको क्यों बोला गया है, नाम से ही पता चल रहा है 2 सेक्टर, 2 सेक्टर की बात हो रही होगी। यानी कि अभी जो मैंने पीछे समझाया ना कि एक इकोनॉमी में 2 मॉडल होते हैं ऐसे करके, ठीक है, एक इकोनॉमी में 2 सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म होता है, ठीक है। तो इनको आप सेक्टर समझ सकते हो, एज अ सेक्टर या पार्टी कह सकते हो। ठीक उसी तरीके से 2 सेक्टर मॉडल कहेगा तो इसमें सिर्फ 2 लोग होंगे, 3 सेक्टर मॉडल में 3 लोग होंगे, 4 सेक्टर या मल्टीपल मॉडल इसको कहते हैं, मल्टीपल सेक्टर मॉडल या 4 सेक्टर मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। अब 2 सेक्टर मॉडल तुमको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। बेसिकली 2 सेक्टर मॉडल होता क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन मनी इकोनॉमी। याद रखना, इसको मनी इकोनॉमी में क्यों बोल रहा हूँ, इसका ध्यान से समझना। मैं बार्टर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बार्टर इकोनॉमी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मनी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ। यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें मनी जो है क्यों कह सकते हो कि एक्सचेंज का मीडियम है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए मनी यूज़ हो रही है। अब ये जो फिगर है ना तुम्हारी बुक में, इसको समझो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस तरीके से इकोनॉमी रन करती है अगर वो 2 सेक्टर मॉडल हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर 2 सेक्टर तुम्हारे सामने हैं, एक हाउस होल्ड और एक फर्म। हाउस होल्ड का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन करेगा, फर्म का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। हाउस होल्ड, और ये जो एरो बनी हुई है इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर हैं हमारे पास। हाउस होल्ड से कुछ लोग निकल के जाते हैं, इसको ऐसे समझो कि हाउस होल्ड से कुछ लोग, इधर से समझो, हाउस होल्ड से कुछ लोग निकल के जाते हैं, ठीक है, फर्म में काम करने के लिए, और इन्हीं कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन्हें कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिनमें आते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये 4 फैक्टर आते हैं इसमें। तो ये एक्चुअल में इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है, सोसाइटी तो प्रोवाइड कर रही है भाई। लैंड क्या है, सोसाइटी की ये अल्टीमेटली, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों निकल करके जाते हैं फर्म में काम करने के लिए, ठीक है। फर्म इनको यूज़ करती है, मतलब इनसे काम करवाती है, यूज़ करने का मतलब, और इनसे काम करवा करके गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करवाती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करवाती है। और ये जो जा रहे हैं ना, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, सोसाइटी या हाउस होल्ड जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले फर्म इनको फैक्टर पेमेंट दे रही है। फैक्टर पेमेंट कैसे दे रही है सर, ये भी समझ लो। लैंड होता है, उस पर रेंट मिलता है कि नहीं मिलता। लेबर होता है, उसे वेजेस मिलती है। कैपिटल होती है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। सो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये 4 हाउस होल्ड से निकले, और इन चारों के बदले फर्म से ये 4 चीज़ें निकली, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, और इधर आ गया, ठीक है। अब तुम जब इधर गए थे काम करने, तो तुमने गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट की यहाँ पर कुछ सारी, और इसी के बदले तुम्हें फैक्टर पेमेंट मिली। तुम्हारे हाथ में आ गई पैसे, तुम्हारे हाथ में आ गया पैसा, यानी कि अब तुम्हारे पास परचेजिंग पावर है, तुम कोई चीज़ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो। इस फर्म ने जो कुछ चीज़ें बनाई है ना, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई है ना, तुम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हो, उसी पैसे को खर्च करते हो फर्म को दे करके कि हमको जो गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं दो। तो इधर देखो, ये वाली एरो कह रही है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए पैसा इधर आया, और इसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज इधर गई। जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने प्रोड्यूस की, पैसे के बदले उससे तुमको दे दी। ये हो गया तुम्हारा 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है, जहाँ हाउस होल्ड और फर्म दोनों इन्वॉल्व है, ठीक है।
अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, तुमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जितना फर्म प्रोड्यूस कर रही है उतना हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है, या यूं कहें कि जितना पैसा इन्हें मिला हाउस होल्ड को काम करने पर, वो उसी गुड्स एंड सर्विसेज पे कंज्यूम करके आए हैं जो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस की थी। तो एक तरफ हाउस होल्ड जो है वो फर्म के पास जाता है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, फर्म उसे पैसा देती है, वही पैसा फिर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में परचेज करता है और उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज इसके पास आ जाती हैं। इसे कहते हैं टू सेक्टर मॉडल, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ये और सेकेंड ये है। अब देखो थ्री सेक्टर मॉडल क्या होता है। थ्री सेक्टर मॉडल में देखो तीन पार्टी हैं, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। अब थोड़ा सा ये वाला जो मॉडल तुम्हें मैंने समझाया, ये अर्ली टाइम पीरियड समझ लो, जब गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं थी। सोसाइटी में फिर नीड होने लगी कि गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट के आने का पर्पस भी क्या है ये भी तो समझ लो। गवर्नमेंट तब आई जब सोसाइटी में लगा कि कुछ लोग अपने इंटरेस्ट के अलावा कुछ देख नहीं रहे हैं, सोसाइटी को डेवलप भी तो करना है, नालियाँ, रोड, ये सारी चीज़ें बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। तो गवर्नमेंट आकर के बैठ गई, और इस गवर्नमेंट को इलेक्ट किसने किया, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा इलेक्ट हुई है। ठीक है, जो सोसाइटी के लोग रहने वाले हैं, जो कंजम्पशन करते हैं, जो प्रोड्यूसर भी हैं एक तरह से, लेकिन उन्होंने क्या किया कि आपस में मिल करके गवर्नमेंट को डिसाइड किया कि भाई आप गवर्नमेंट बनो और जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के इंटरेस्ट यहाँ पर दब रहे थे, ऐसे समझो। अब सिंपल सा फॉर्मूला, वही वाली चीज़ याद रखना, फैक्टर इनकम टू हाउस होल्ड। क्यों, क्योंकि हाउस होल्ड गया था काम करने फर्म में। ठीक है, अब जब फैक्टर को इनकम मिली, अब गवर्नमेंट का रूल सिर्फ टैक्स वाला है यहाँ पर। देखो हाउस होल्ड को जब जो इनकम जनरेट हुई तो उस पे हाउस होल्ड पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। कौन सा टैक्स, ये वाला टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देते हो ना, आज भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो तो देना पड़ता है। और फर्म ने चूंकि इनकम जनरेट की है तो इन फर्म पे भी टैक्स लगा दिया, जैसे प्रोडक्शन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, फलाना धमकाना, बहुत सारे टैक्स होते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने फर्म पे भी टैक्स लगाया। तो गवर्नमेंट को क्या है ना, ये टैक्स से जो पैसा मिला इसको गवर्नमेंट क्या करेगी एक्चुअल में, यहाँ पे देखो ये वाली एरो क्या कह रही है, पेमेंट ऑफ सैलरी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट भी भाई जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ पीपल है ना, गवर्नमेंट क्या करेगी, रोड बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, ब्रिज बनवाएगी, लेकिन उसमें जो ब्रिज ये सब बनाएंगे वो भी तो एक्चुअली कहीं ना कहीं हाउस होल्ड से ही आएंगे ना। तो ये टैक्स जो गवर्नमेंट ने लिया था हाउस होल्ड से, वो पैसा वापस हो रहा है इसको। ठीक है, ठीक इसी तरीके से फर्म को कैसे पैसा वापस जाएगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जो रोड और हॉस्पिटल, ब्रिजेस बन रहे हैं उनके लिए सीमेंट, सरिया, गिट्टी, मोरंग, ये सारी चीज़ें कौन दे रहा है, रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, फर्म प्रोवाइड कर रही है। तो उसके बदले गवर्नमेंट ने जो टैक्स लिया था वही पेमेंट यहाँ वापस चली गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इकोनॉमी होती है वो बैलेंस में रहती है। जो गुड्स से पैसा देखो किस तरीके से चल रहा है, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो बैलेंस हो जा रहा है। थ्री सेक्टर मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हाउस होल्ड, गवर्नमेंट और फर्म तीनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और मनी इकोनॉमी की बात की जा रही है। फोर सेक्टर मॉडल देखते हैं जिसको मल्टी सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, अब मल्टी सेक्टर मॉडल में देखो क्या हो रहा है कि फोर सेक्टर मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेसिकली इसमें फोर सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। कौन सा, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म और एक्सटर्नल यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ हाउस होल्ड, वही फर्स्ट वाला फिगर याद रखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो भी कमा के आया है उसको गुड्स एंड सर्विसेज पे परचेज किया, और यहाँ से फैक्टर पेमेंट जा रही थी क्योंकि जब ये काम करने गए थे यहाँ पर तो इनको पैसा मिला था फर्म से। ठीक है, तो ये दो साइकिल तो तुम्हें समझ में आ गए क्योंकि ये पहले फिगर से ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तीसरा देखने को मिल रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा था ना बैंक और जितने अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोग भी आ गए। अब ये लोग आए तो आए क्यों, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न इसलिए है जो मैं तुम्हें अगली स्लाइड में बताऊंगा। एक्चुअल में वो पूरा एक वर्ड है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस थेरी को लेकर के। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए आते हैं ताकि वो उस गैप को फिल कर सकें जो गैप क्रिएट हुआ है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। ठीक है,
गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इनसे भी टैक्स ले, हाउस होल्ड से भी टैक्स ले रही है, तो उसी बदले सैलरी भी दे रही है। इनसे टैक्स ले रही, ये फर्म टैक्स पेड कर रहा है, तो उसके बदले पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज जा रही है, तो गवर्नमेंट तो बैलेंस कर ले रही है। यहाँ पर आप देखो जो हाउस होल्ड सेविंग जनरेट करता है, मैंने कहा था ना तुम जितना कमाते हो क्या पूरा पैसा थोड़ी ना कंजम्पशन पे खर्चा करते हो, तुम बचा के रख लेते हो ना अपने पास कुछ। अब सोचो अगर किसी फर्म ने 100 रुपये का सामान बनाया है, और 100 रुपये इसका मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, अगर 100 रुपये की क्रिएट की हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो 100 रुपये कहीं ना कहीं हाउस होल्ड को मिले हैं। अब फर्म सोच के बैठेगी कि ये पैसा आ करके खर्चा करेंगे, तुमने सिर्फ खर्चा किए 80 रुपये। अब 80 रुपये खर्चा किए तो 20 रुपये बच गए, ये 20 रुपये तुम्हारे लिए सेविंग है, लेकिन फर्म के लिए लॉस हो गया कि भाई 20 रुपये उसके वापस नहीं आए। 2 सेक्टर मॉडल को अगर हम ध्यान में रखें तो अब ये जो सेविंग है ना, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आकर के तुमसे कहते हैं कि ये जो 20 रुपये की सेविंग है ये हमें दे दो, तो हम कहेंगे कि अच्छा तुम्हें दे दें, क्यों दे दें? तो वो कहेगा आप एक काम करो, ये 20 रुपये अगर आप हमें दोगे तो हम आपको 22 रुपये वापस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? और यही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फर्म को लोन देते हैं, कहते हैं अच्छा 20 रुपये कम पड़ रहे हैं, हमसे लोन ले लो, लेकिन याद रखना हमको तुमको देना पड़ेगा कितना पैसा, 24 रुपये तुमसे लेंगे। तो ये तुमसे लेंगे 22 रुपये में पैसे, 24 रुपये में फर्म को दे रहे हैं, 4 रुपये तुमसे 20 रुपये ले रहे हैं, 22 तुमको देने को बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 रुपये का जो प्रॉफिट कमा रहा है इसमें से 2 रुपये तुम्हें दे देंगे, 2 रुपये अपने पैसे से कमाएंगे। अब ये एक अलग टॉपिक है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन फलाना, लेकिन इतना समझ जाओ कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है, सेविंग ले रहा है हाउस होल्ड से और वही सेविंग लोन प्रोवाइड कर दे रहा है फर्म को। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो एक्सटर्नल सेक्टर क्या कर रहा है। एक्सटर्नल सेक्टर भी क्या कर रहा है, फर्म से पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे नेपाल ने अगर आपसे कोई चीज़ परचेज की आपके यहाँ के प्रोड्यूसर से, तो उसके लिए एक्सटर्नल जो है सेक्टर आपको पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, और इधर से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज करेगा पेमेंट फॉर इनपुट्स। भाई जाहिर सी बात है तुम सिर्फ एक्सपोर्ट ही तो नहीं करोगे, इंपोर्ट भी तो करोगे ना, नेपाल से करोगे, अमेरिका से करोगे और अलग अलग कंट्रीज से, तो सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं करोगे एक्सपोर्ट भी करोगे। तो वही ये दोनों एरो क्या दिखा रही हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है इनके बीच। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो हाउस होल्ड है ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि इंडिया में ही बैठ करके काम करेगा। ये हाउस होल्ड कई बार क्या करता है, एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी जा करके हमारे कई लोग काम करते हैं, अमेरिका जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, नेपाल जाते हैं, भूटान जाते हैं, अलग अलग जगहों पे जा करके लोग काम करते हैं। सो जब हाउस होल्ड यहाँ से यहाँ आता है तो इस एरो को कहा जाता है एक्सपेंडिचर अब्रॉड, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या मतलब, हाउस होल्ड ने एक्सपेंडिचर जा करके बाहर किया ना, जब हम बाहर जाते हैं तो वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है ना, तो उनकी करेंसी में एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर भी आपके यहाँ रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे आप बाहर सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी है 10,000 रुपये, अब ये 10,000 रुपये आप घर पे अगर भेजते हो तो कहा जाता है रेमिटेंस पेमेंट। आपने वहाँ बाहर कमाया और बाहर की कमाई यहाँ भेजी। इससे होता क्या है कि आपकी इकोनॉमी में जो इनपुट है, इनपुट किसका, जो इनपुट है आपका, ठीक है, इनकम का, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है, देखने में समझ नहीं आ रहा है कि ये एरो क्या कर रही है, लेकिन इनके सामने जो वर्ड लिखे हैं इनको समझो, हर का एक रिलेशन है। अब हाउस होल्ड का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या रिलेशन है, तो सेविंग देती है। फाइनेंशियल का फर्म से क्या रिलेशन है, तो लोन देता है। फर्म का फॉरेन सेक्टर से तो क्या होता है, तो फॉरेन सेक्टर से ये होता है कि फर्म सामान बेचती है यानी एक्सपोर्ट करती है। फॉरेन सेक्टर का फर्म से क्या होता है, तो भाई इंपोर्ट करता है कई बार फर्म फॉरेन सेक्टर से। फॉरेन सेक्टर का हाउस होल्ड से क्या होता है, तो हाउस होल्ड कई बार जा करके फॉरेन में खर्चा करता है। और एक्सटर्नल सेक्टर का क्या जो है कंट्रीब्यूशन होता है हाउस होल्ड के लिए, तो कई बार जो हाउस होल्ड के लोग जाते हैं वो वहाँ काम करते हैं बाहर के देशों में, वहाँ से पैसे भेजते हैं हाउस होल्ड को। समझ गए ना, इतना कोई मतलब ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि जो ना समझ में आ रहा हो। तो ये 4 सेक्टर मॉडल, इसी को मल्टीपल सेक्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको जितना मैंने समझाया उतना समझ में आ गया। अब 2 वर्ड हैं ऐसे जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की थ्योरी में समझने बहुत ज़रूरी हैं। अगर तुमने उसके बारे में नहीं सीखा है तो कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि लीकेज इन इकोनॉमी होता क्या है। आपसे किसी ने पूछ लिया लीकेज इन इकोनॉमी क्या है, या इंजेक्शन इन इकोनॉमी बताओ क्या होता है। तो लीकेज इन इकोनॉमी का मतलब ऐसे समझो, ये जो फिगर मैंने बनाया है इसको समझो कि ये तुम्हारी नेशनल इनकम का फ्लो बह रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा नेशनल इनकम चल रहा है। अब अगर इस पाइप में कंटिन्यूसली फ्लो बना रहेगा तब तो ये ठीक है, लेकिन होता क्या है कि अगर कहीं यहाँ से लीकेज हो जाए, अब इकोनॉमी है तो यानी कि पैसे बह रहे होंगे, पैसे हैं, तो अगर यहाँ से लीकेज हो जाए और पैसे बाहर निकलने लगे, तो मैंने कहा था ना तुमसे कि 100 रुपये का गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बनाया, तो यानी कि 100 रुपये पेड किए होंगे।
100 रुपीज़ पेड किए होंगे हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड जब खर्चा करने गया तो सिर्फ 80 रुपये खर्चा किया, 20 रुपये क्या हुआ सेविंग। अब ये फ्लो जो है 100 रुपये का चल रहा था, ये 20 रुपये इधर बाहर निकल गए इकोनॉमी से, यानी कि लीकेज हो गया इकोनॉमी में। लीकेज अकर when there is a withdrawal of money from the economy that result in a reduction in national income. Sources of leakage included taxes, saving, import. ठीक है, इससे होता क्या है कि लीकेज से क्या होता है, जो नेशनल इनकम है वो कम होने लगती है। अब अगर इसका कोई इलाज ना हो तो नेशनल इनकम हर साल कम होती रहेगी। हर इंसान 100 रुपये कमाएगा, उसमें से 20 रुपये खर्चा करेगा, 80 बचाता जाएगा। अब ये 80 रुपये उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं या उसके घर में पड़े हुए हैं, जो कि परचेज हो नहीं रहे, सर्कुलेशन में चलेंगे नहीं, तो इकोनॉमी में पैसे कम होते जाएंगे। ठीक है, तो इसी का इलाज आया इंजेक्शन। अब ये इंजेक्शन क्या है समझो। इंजेक्शन इन इकोनॉमी, इंजेक्शन अगर व्हेन द फंड्स आर एडेड टू एन इकोनॉमी फ्रॉम अ सोर्स अदर देन हाउस होल्ड। याद रखना इंजेक्शन, क्योंकि हाउस होल्ड तो ऑलरेडी सेविंग और टैक्स और इम्पोर्ट्स कर रहा है, तो यही थोड़ी ना जा करके इकोनॉमी में पैसा लगाएगा। हाउस होल्ड के अलावा और बिजनेसेस के अलावा जो पैसा इकोनॉमी में आता है, कहाँ से आता है, वो आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। गवर्नमेंट एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करती है, इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे फॉरेन सेक्टर से आता हो, चाहे आपके यहाँ से खुद के लोग इन्वेस्टमेंट करते हो। और एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स क्या है, क्यों कह रहा है, क्योंकि आपकी फर्म जब कोई गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन को बेचती है तो उससे फॉरेन पैसा आपके यहाँ आता है। ठीक है, तो फॉरेन पैसा जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा एक तरह से इंजेक्शन है। इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन का मतलब होता है कि कहीं ना, ये इंजेक्शन का हाई नहीं, इंजेक्शन मतलब समझ लेना, इसको समझो ऐसे कि इंजेक्शन क्या करेगा कि इंजेक्शन यहाँ पर आ करके इस फ्लो को जो है वो पूरा करेगा। जो 20 रुपये का फ्लो कम हो रहा है एक तरह से यहाँ पर, वो 20 रुपये का इंजेक्शन यहाँ पर लगा करके उसको फ्लो को बनाया जाएगा। सो जब भी कोई लीकेज बोले तो लीकेज का मतलब होता है टैक्स, सेविंग और इम्पोर्ट्स। और लीकेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है, withdrawal of money from the economy that result in reduction of national income। पैसा विड्रॉल कर लेना सर्कुलेशन से। इंजेक्शन का मतलब क्या है, उसी पैसे को हाउस होल्ड और बिजनेस, हाउस होल्ड और फर्म को अगर छोड़ दें, अदर सोर्सेज से वो पैसा आ रहा है तो वही चीज़ इंजेक्शन के तौर पे काम करता है। देखो कितना ईजी था। अब ये एक्चुअल में ये अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी कोई चीज़ नहीं बैठी है तो इसको ऐसे समझना है, पूरा लेक्चर देखना, उसके बाद ऐसे समझना कि अच्छा ये जो वेरियस कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर सर ने बताया था, ये वेरियस कंपोनेंट्स ये कैसे, देखो ना, हाउस होल्ड फर्म पे डिपेंड है, फर्म गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होती है, गवर्नमेंट क्या होती है कि गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फर्म और हाउस होल्ड पे डिपेंडेंट होते हैं, ये दोनों अभी इन पे डिपेंडेंट होते हैं। मैंने क्या कहा था कि ये इंटर रिलेटेड है या इंटर डिपेंडेंट है, साथ ही साथ कई बार इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है, डिफर भी होते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन हर एक यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट ये था तुम्हें समझाने का, ताकि तुम जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी चैप्टर पढ़ो तो तुम वो रिलेट कर पाओ कि इनकम अगर बढ़ रही है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, घटेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको पढ़ने के बाद आई होप तुम समझ जाओगे कि अगर घटेगी बढ़ेगी तो क्या होगा। जैसे समझो अगर हाउस होल्ड यहाँ पर काम करने गया था, 100 रुपये कमा करके वापस आया, अब 100 रुपये कमा करके वापस आया है तो ये डिपेंड करता है कि फर्म पे 100 रुपये खर्चा होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट कह रहा हूँ, हाउस होल्ड अगर 80 रुपये ही खर्चा करे तो देखो कैसे ये इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। 20 रुपये का जो गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार हुआ है वो नहीं बिकेगा ना मार्केट में, क्योंकि हाउस होल्ड ने सेविंग कर ली उसकी, तो कैसे इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मॉडल ये समझाता है तुम्हें। आई होप कि ये पूरा लेक्चर तुमको समझ पे आ गया है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं इसको, लीकेज और इंजेक्शन। ठीक है, लीकेज का मतलब बेसिकली में रिसाव होता है, रिसाव से बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा इसको, और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बात पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो समझ आई तो भी कमेंट कर देना। ठीक है, तुम लोग देख लेते हो वीडियोस बस कमेंट नहीं करते हो। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप विद्यापति एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को स्कैन कर लीजिए इस QR कोड को और ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR। तो होता ये है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी क्वेरी है आपकी, आपको जो पर्सनली मुझसे पूछनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और विद्यापति एजुकेशन पे कोई भी लेक्चर बनाता हूँ तो उसकी वीडियो पड़ जाती है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं तुमको टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है कि मुझे इस पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वीडियो बना दूँगा।
थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.